Okay, now so we are starting webinar for studying in Canada. पहला आप प्लीज अपने हेडफोन्स वगैरह चेक कर लीजिए. I hope my voice is audible enough. So very first I just start with the introduction. I'm from Career Makers Education. My name is Dhruval. ये जो कनाडा का वेबिनार है, we are going to include number of queries. बहुत सारे questions होते हैं students को, and we just give you the answers of all possible questions. मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो एक डायरी या नोटबुक अपने पास रखिए, पेन रख लीजिए. तो अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि इन फ्यूचर इफ यू फॉरगेट समथिंग यू कैन रिकॉल बाय चेकिंग दैट नोट. ठीक है. Okay, so now very first we address that why Canada is the right destination to pursue further education. वैसे तो मुझे ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, because I know that it is very much popular destination among number of candidates from many years. और last 2009 से जब से SPP सिस्टम शुरू हुई है, now it is known as SDS system, ये काफी पॉपुलर है among students. It is prosperous destination too because जो भी candidates गए हैं their review is excellent for Canada. Education काफी quality based है. That means once you complete your education from Canada, you can say that you have got very good knowledge of that program. The tuition fee is very much cost effective. आप शायद कंपेयर करोगे अदर कंट्रीज से तो कनाडा की ट्यूशन फीस है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है. After completion of your education, if you want to stay there, that means the stay back option for post-study work permit is excellent, and further to that PR, because I know that generally 80 से 90% students का पहला aim रहेगा to have settlement into the country जहाँ पे वो लोग study के लिए जा रहे हैं. और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि कनाडा में PR सबसे ज्यादा easy है at present, this present situation में. आप जो भी एजुकेशन लोगे इट इज विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोचेस. दैट मीन्स ये सिर्फ थियोरिटिकल एजुकेशन नहीं रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल भी काफी हद तक आएगा. सो अगर प्रैक्टिकल आपने सीखा हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी है, दैट मीन्स एक बार कैंडिडेट ने एजुकेशन ले लिया तो आपके जॉब के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे. उसके बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर कि एज बार नहीं है. अगर आपको कनाडा में कभी भी स्टडी करनी है यू कैन जस्ट गो ऑन द बेस ऑफ इट. कभी किसी को ऐसा होता है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आई कैन नॉट गो दैट. नो, इट इज नॉट ट्रू. गैप कितना भी हो एजुकेशन के बाद में इट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज यू नो दैट कोई भी डेवलप नेशन में आप जाते हो तो वहां पे स्टडी के लिए एज बार नहीं रहता है. अगर आपके पास 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप आराम से वहां पे स्टडी कर सकते हो. स्पाउस कैन एक्कम्पनी इन फ्यूचर. आप तुरंत एक साथ एक फ्लाइट में नहीं जा सकते, मगर आपने स्टडी कंप्लीट की, स्टडी स्टार्ट की, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में आप स्पाउस को एक्कम्पनी कर सकते हो. एंड वेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है कनाडा की, उसका एटीट्यूड काफी वेलकमिंग है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. So these are the few points where you can say that Canada is the right destination as of now for international students. Students, अगर आपको कोई भी queries है, you can just note down. In the last we have question and answer session. अगर आपको कुछ questions है, मुझे आप वहाँ पे last में पूछ सकते हो. So what can I study in Canada? कौन-कौन से level of education रहता है? So level of program में क्या रहेगा? You can study bachelor degree, masters, that is fine. But along with that, अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है, एडवांस डिप्लोमा करना है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है, इट इज ऑल्सो देयर. ऐसा नहीं कि सिर्फ बैचलर और मास्टर डिग्री पे ही स्टूडेंट्स यहाँ से जा सकते हैं. ड्यूरेशन हर एक लेवल ऑफ प्रोग्राम का अलग अलग रहेगा. बैचलर का है 3 to 4 years. मास्टर डिग्री जो होती है वो 2 साल के लिए रहेगी. डिप्लोमा 2 years. एडवांस डिप्लोमा 3 साल का रहेगा. और पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का रहता है, कहीं पे 2 साल का रहता है. सो ज्यादातर कनाडा में प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं वो 1 साल के होते हैं, मगर कहीं कहीं जगह पे 2 साल के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है. उसके बेस पे ट्यूशन फीस क्या रहेगी?
अगर आप बैचलर डिग्री सिलेक्ट करते हो तो बैचलर डिग्री में ऑलमोस्ट 17,000 to 26,000 कैनेडियन डॉलर्स, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कई यूनिवर्सिटी 28,000 तक भी चार्ज करती है, बट इट इज ऑन एन एवरेज रेंज। मास्टर डिग्री में 18,000 से लेकर 28,000 कैनेडियन डॉलर्स तक। सो ये नॉर्मल रेंज रहेगी आपकी, एंड ये जो ट्यूशन फीस है इट इज पर ईयर। डिप्लोमा में 13,000 से लेकर 16,000 तक। वैसे ऑन एन एवरेज 14 to 15,000 कैनेडियन डॉलर्स होता है। कई जगह पे जैसे एक कुछ स्टेट ऐसे है जैसे ब्रिटिश कोलंबिया या फिर इवन यू कैन से न्यू ब्रुंसविक, तो फीस थोड़ी सी वहां पे कम रहेगी। फीस कम है इट डजंट मीन दैट के लेवल ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन की क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये इंस्टीट्यूट की खुद की अलग अलग फीस रहती है। एडवांस डिप्लोमा में सेम एज डिप्लोमा 13,000 से लेकर 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी करना चाहते हो तो 15,000 से लेकर 18,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज क्वाइट नियरर टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, सो ये बन गए कि आपको कौन कौन से लेवल ऑफ प्रोग्राम्स वहां पे स्टडी कर सकते हो, ड्यूरेशन उसका क्या रहेगा और उसकी ट्यूशन फीस क्या होती है। Further to that, if you want to say what is admission requirement to study in Canada, अगर मुझे आज एडमिशन चाहिए तो मुझे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट एकेडमिक की और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, ये दोनों होनी चाहिए। सो लेवल ऑफ प्रोग्राम के हिसाब से एकेडमिक की और IELTS की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कॉलेज से कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी भी अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट लिखी है इट इज ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी स्टूडेंट बैचलर के लिए जाना चाहता है आफ्टर 12th तो 50% या उससे ज्यादा चाहिए। वैसे अगर 50% से कम है तो भी हमारे पास ऑप्शंस है और उसके वीजाज भी है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस इज ऑन एन एवरेज 6 bands with no less than 5.5 और higher than that one। ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी IELTS की। अगर मास्टर के लिए जाना है 55% से या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसमें कम वाली यूनिवर्सिटीज आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज यू नो दैट कि मास्टर डिग्री इज एट हायर लेवल प्रोग्राम, तो आपके लिए इतना एकेडमिक रिक्वायरमेंट तो कंपलसरी रहेगा। IELTS मिनिमम 6.5 bands ओवरऑल with no less than 6 bands in any model, या फिर उससे ज्यादा भी कई यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। यूनिवर्सिटी या फिर कई बार प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो उसके लिए IELTS के बैंड्स की ज्यादा होने की संभावना है। डिप्लोमा में 50% और हायर, उससे भी अगर कम होगा देन वी कैन एडजस्ट 6 bands with no less than 5.5 bands in any model or higher is a requirement। एडवांस डिप्लोमा में और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, एजुकेशन की भी और IELTS की भी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगेन 50% या उससे ज्यादा चाहिए। इससे अगर कम है तो फिर आपके PG में एडमिशन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और IELTS की रिक्वायरमेंट रहेगी 6 bands with no less than 5.5 या फिर इससे ज्यादा हो सकती है। अभी काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि IELTS की एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं हो रही है, तो फिर इस सिचुएशन में अगर हमें सितंबर 2020 या फिर जनवरी 2021 को क्रैक करना है, इफ यू वांट टू अचीव योर एजुकेशन गोल, तो आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज अ स्लाइड वेयर यू कैन गो दैट व्हाट आर अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेप्टेड इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। कोविड-19 की सिचुएशन में और कौन कौन सी टेस्ट आपको काम में आएगी। So instead of IELTS, a candidate can give examination such as एक तो Duolingo करके एक टेस्ट है जिसमें आपका रिजल्ट 105 से लेकर 120 के बीच में होना चाहिए। स्टूडेंट ज्यादातर ट्राई करिए 115 से लेकर 120, बिकॉज काफी सारी कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट 115 की बन रही है। सो Duolingo एक टेस्ट है विच इज एन ऑल्टरनेट एग्जामिनेशन, एंड पर्टिकुलरली ये कोविड-19 की सिचुएशन में कनाडा की ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। सेकेंड थिंग इज दैट IELTS इंडिकेटर भी एग्जामिनेशन है। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी सेम एज IELTS, और उसके अलावा एक और रहेगा आपके लिए टेस्ट है, वो PT का रहेगा। PT में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी 51 से लेकर 63। सो 51 से लेकर 63 के बीच में अगर है तो अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से आपकी एडमिशन आने के पूरे चांसेस है। अब कई बार कंफ्यूजन ये है कि IELTS के ऑल्टरनेट में अगर ये 3 एग्जाम है, Duolingo, IELTS इंडिकेटर एंड PT,
तो फिर मेरे लिए प्रीफर टेस्ट कौन सी होगी? सो Duolingo दैट वी प्रीफर कि ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अच्छा है। उसके कुछ रीजंस है। एक तो Duolingo एग्जाम की जो फीस है वो सिर्फ $49 है, यूएस डॉलर्स, नॉट कैनेडियन डॉलर्स। Second thing is that it is 1 hour examination at your home only, you can give it. इसमें कुछ क्वालिफाइड होने के क्राइटेरियाज भी है जो उसके वेबसाइट पे दिए गए हुए हैं। सो वेन एवर यू जस्ट स्टार्ट योर टेस्ट, बिफोर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल। कि आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। पीटीवी कई सारे सेंटर्स पे चालू हो चुका है एंड कई सारे सेंटर्स पे IELTS कंप्यूटर बेस भी चालू हो चुका है। सो आपको अगर IELTS कंप्यूटर बेस कहीं पे ट्रैवलिंग करके देनी है तो दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर से Duolingo को दे सकते हैं। तो Duolingo के ऊपर आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा, इट वुड बी अनकंडीशनल ऑफर लेटर। सो उसके केस में आपका IELTS की रिक्वायरमेंट का ऑफर लेटर नहीं आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग्स, मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि आपको अगर मैनेजमेंट फील्ड स्टडी करना है या फिर इंजीनियरिंग में हो या कोई और फील्ड में आपको जाना है, कौन कौन से कोर्सेज आप ले सकते हैं। सो ये जो कोर्सेज हम बताएंगे, ये ऐसे कोर्सेज है विच आर इन डिमांड। डिमांड में होगा तो क्या होगा, आपके लिए जॉब के प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे। अगर जॉब के चांसेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, आपका PR आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो आप, दैट इज द रीजन हम लोग ये कर रहे हैं अभी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये काफी पॉपुलर है और अभी ये डिमांडिंग भी हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है। जैसे अगर आपने BCom करा हुआ है, BBA है, इवन MBA भी है, MBA के बाद में काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है, स्टिल यू कैन सिलेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखा हुआ है एंड नाउ यू हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग या परचेजिंग, तो भी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिलेक्ट करके उसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं। उसके आगे जो कोर्स है विच इज अगेन वेरी मच पॉपुलर इज डेटा एनालिस्ट। जिन स्टूडेंट्स को नंबर्स के साथ में बहुत मजा आता है, देन डेटा एनालिस्ट इज रियली वेरी मच डिमांडिंग। बहुत कम स्टूडेंट्स है जो इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्ट्स आर एक्सीलेंट। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2-3 साल का, 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस मैनेजमेंट की कोई भी फील्ड में, you can select international business management for your further career prospects. इसके अलावा आप मैनेजमेंट का कोई भी सिलेक्ट कीजिए विथ मेजर मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और HR। ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां पे आपके जॉब के चांसेस पूरे कनाडा में कोई भी स्टेट में आप जाइए आपको 101% मिलेंगे। तो आपके PR में आपको कोई दिक्कत इसके बाद में नहीं आएगी। फर्दर टू दिस, अगर हम देखेंगे हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स, ये पर्टिकुलर किसको काम में आएगा, जिसने 12th किया है B ग्रुप में, जिसका बायोलॉजी है, इस अदरवाइज आपने BSc माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, या फिर कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में अगर आप हो, नर्सिंग में भी हो, तो आप जा सकते हो हेल्थ साइंस को सिलेक्ट करके। हेल्थ साइंस के बाद में होगा फार्मेसी टेक्नीशियन। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेजर चीज है कि फार्मेसी टेक्नीशियन में ज्यादा से ऑल कॉलेजेस रिक्वायर मैथ्स। कई स्कूल्स ऐसी भी है जो मैथ्स की आपकी एग्जाम लेगी। आप अगर उसमें क्लियर हो जाते हो तो फिर आपको आपके मेजर सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB होने के बावजूद आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अगर आपको अपना करियर नर्सिंग फील्ड में बनाना है, देन दिस इज अ रियली वेरी रच राइट ऑप्शन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डेंटल हाइजीन सिलेक्ट कर सकते हो, और डेंटल हाइजीन में भी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद में आप फार्मेसी टेक्नीशियन हो या डेंटल हाइजीन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, उसके बाद में आपको वहां पे जॉब करने के लिए एज अ डेंटिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ नर्स, यू नीड टू गो फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन। और ये स्टडीज ऐसी होती है जो आपको लाइसेंस एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। एक जियो साइंस भी प्रोग्राम है, इट इज रियली वेरी मच गुड फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स। बायो टेक्नोलॉजी, एक बायोकेमिस्ट्री भी है। काइनेसोलॉजी प्रोग्राम ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, बट इट इज अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, और यू नो दैट इट इज इन डिमांड बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल है, या फिर इवन रूटीन लाइफ में यू नो दैट कि कुछ उम्र के बाद में या फिर कुछ इंजरी के बाद में रिहैबिलिटेशन इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो काइनेसोलॉजी इज वेरी गुड एट ऑल। ऑक्यूपेशन एंड मसाज थेरापी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ करके भी एक प्रोग्राम आता है, अगेन इट इज गुड।
फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, अगर आप फूड और न्यूट्रिशन साइंस का भी कर सकते हो और इस प्रोग्राम में आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छा है। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी काफी हद तक नर्सिस के रिलेटेड प्रोग्राम रहेगा। अगर आपने नर्सिंग का फील्ड में अगर आपको काम करना है देन जेरोंटोलॉजी इज वेरी गुड। कई कॉलेजेस में ऐसे भी फीडबैक है स्टूडेंट्स के कि जेरोंटोलॉजी का प्रोग्राम करते करते, बिकॉज वो ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, दूसरे साल में ही उनकी जॉब फिक्स हो जाती है। सो इट इज रियली वेरी मच गुड प्रोग्राम एट ऑल फॉर हेल्थ रिलेटेड फील्ड पीपल। ठीक है, इसके बाद में जाएंगे इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है। ये स्लाइड में हम डिस्कशन कंप्यूटर और आईटी के लिए नहीं करेंगे। along apart from that whatever engineering fields are there, आप पावर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, माइनिंग है, मैकेनिकल इज अ सिंपल फील्ड बट आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। सिविल वाला भी है, इलेक्ट्रिकल वाला है, वो पावर इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज वेरी गुड। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सारे कनाडा में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। यू कैन जस्ट स्टडी दिस कोर्स एंड यू कैन इंक्रीज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपको ऑटोमोटिव में आगे जाना है देन ब्रिटिश कोलंबिया इज अ राइट स्टेट फॉर यू, कि आप वहां पे स्टडी करके अपना करियर आराम से जमा सकते हो, पीआर भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम्स देखेंगे कि अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है मगर हार्डकोर सिर्फ टेक्निकल नहीं सीखना है, यहाँ पे मैंने बैचलर कर लिया, मास्टर्स कर लिया और अब मुझे थोड़ा सा आगे ऐसे प्रोग्राम में जाना है कि जहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग पर्सन हो सकूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रियली वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज कई सारी इंजीनियरिंग फर्म्स ऐसी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ऐसा बंदा ढूंढती है जिसको मैनेजमेंट का भी नॉलेज हो, बिकॉज यू हैव टू हैंडल योर एंटायर टीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग इज गुड ऑप्शन एट ऑल। आप क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी जा सकते हो, मगर क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इज अवेलेबल इन ओनली 2 कॉलेजेस फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, तो क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी एक अच्छा प्रोग्राम है। एंड फॉर सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करके भी एक अलग प्रोग्राम है, BIM करके, इट इज अगेन वेरी गुड इन वैल्यूज। अभी उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग्स भी अभी कनाडा में चालू हुआ है, सो अगर आपको ये सारी साइड पे इंटरेस्ट है तो आप वहां पे भी कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करके यू कैन जस्ट गो अहेड टू मेक योर करियर। अब हम देखेंगे कि कोर्सेज कंप्यूटर IT रिलेटेड क्या होता है, बिकॉज यू नो दैट द कंप्यूटर इज राइट नाउ दिस पीपल, द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आर इन रिक्वायरमेंट। आप कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओगे IT वाले की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। सो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ मोस्ट डिमांडिंग फील्ड। ये मुझे कंप्यूटर वाले को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि AI तो बहुत फेमस है उनमें। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर डिफेंस, आप अप्लाइड कंप्यूटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, एंड अप्लाइड कंप्यूटिंग इज ओनली मास्टर लेवल प्रोग्राम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग यू कैन सिलेक्ट। यू कैन ऑल्सो गो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस डेवलपमेंट भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। कंप्यूटर प्रोग्रामर आप सिलेक्ट कर सकते हो। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, वायरलेस नेटवर्किंग, गेम आर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये लास्ट प्रोग्राम है इट इज गुड फॉर IT एनालिस्ट फील्ड पीपल। अगर आपको IT एनालिस्ट बनना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कॉलेज ऐसी भी है जो ये प्रोग्राम में IT रिक्वायरमेंट नहीं रख रही है। अगर आपके पास में मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। एंड IT एनालिस्ट में जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं और वेजेस भी काफी हायर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतने तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि चलो कनाडा तो करना है मगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। सो अ कैंडिडेट हैज टू पे 1 year ट्यूशन फी फ्रॉम हियर। आप जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो यू नो दैट कि 13,000 से लेकर $28,000 तक आपका पर ईयर का फीस जो रहेगा। जो भी फीस आपने सिलेक्ट किए हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज कॉस्ट रखा हुआ है। सो 1 साल की ट्यूशन फीस आपको भरनी रहेगी, उसके अलावा 1 साल का GIC। कि GIC क्या है, आप अपना 1 साल का, आप जब स्टडी करने के लिए जाओगे तो पूरे 1 साल का आप सर्वाइवल वहां पे पहले से क्रेडिट करा रहे हैं। सो ये $10,280 भी आपको भरने रहेंगे। सो टोटल एक्सपेंडिचर आपका तकरीबन होगा 24,000 से लेकर 27,000 कैनेडियन डॉलर्स। अब उसका इंडियन रुपीज में करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जो प्रेजेंट फॉरेन जो करेंसी रेट चल रहा है।
अभी तकरीबन 54 से लेकर 56 के बीच में रहता है, कभी कभी 50 होता है, कभी कभी 52। मगर जब भी आप फीस भरते हो, जो भी करेंसी होगा, आप ऑन एन एवरेज इसको 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका इंडियन रुपीज में टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें क्या बात याद रखनी है कि स्टूडेंट विल गेट GIC अमाउंट। GIC इट्स अ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये इसका फुल फॉर्म है। वो अमाउंट आपको वापस मिलेगी। वो अमाउंट वापस कितनी मिलेगी? 10,000 आपने भरा है, 10,280। 280 इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, 10,000 आपको वापस मिलेगा, विच इज बेसिकली इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ। आपको हर एक महीने करके आपका ये जो फीस अपने जो भरा हुआ है वो आपको वापस मिलने वाला है। सो ओवरऑल यू कैन से दैट ओनली 1 year ट्यूशन फीस योर एक्सपेंडिचर, नथिंग एल्स, राइट। इससे आगे जाएंगे कि मुझे फाइनेंस कितना दिखाना है, हाउ मच फाइनेंस डू आई नीड टू शो इन माई वीजा एप्लीकेशन। सो पहली चीज हम समझेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीजा एप्लीकेशन। कई लोगों को पता है कि कनाडा में सभी एप्लीकेशन में फाइनेंस नहीं दिखाना है, तो कौन से एप्लीकेशन में दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे नहीं दिखाना पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस। सो जो 2 साल की जो एप्लीकेशन है उसमें पहली है SDS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। जो पहले 2009 में जब चालू हुआ तब SPP था, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो जून 2018 से बन गया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। और उसके अलावा जो SDS नहीं है वो है नॉन SDS या फिर जनरल कैटेगरी। ये 2 टाइप के वीजा एप्लीकेशन होते हैं। SDS में क्या रूल रहेगा? कैंडिडेट हैज टू हैव 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल ऑफ IELTS। अगर जिसके पास 6 बैंड्स इन ईच है वो लोग ये कैटेगरी में फाइल सबमिशन कर पाएंगे। और ये जो कैटेगरी, अगर आप लोग के 6 बैंड्स ईच नहीं है, जैसे एक में 5.5 है या फिर 2 में 5.5 है, तो वो कैंडिडेट जाएगा नॉन SDS मतलब जनरल कैटेगरी की एप्लीकेशन में। सो ये डिफरेंस हो गया SDS और नॉन SDS के बीच में। अगर आप SDS में हो तो फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके 6 बैंड्स ईच मॉडल में आ गए हैं तो आपको फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा एप्लीकेशन में नहीं रखने हैं, चाहे कितना भी एजुकेशन गैप हो। एजुकेशन आपने 10 साल के पहले भी कंप्लीट किया है मगर आपके पास 6 बैंड्स अभी ईच में है, तो आपको वहां पे फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने। मगर एक में भी 5.5 बैंड्स आपके आ जाते हैं, भले आपके ओवरऑल 6.5 है, 7 है, मगर एक में 5.5 है, तो आपके लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी रहेंगे। क्लियर? सब नेक्स्ट में जाते हैं, हु कैन बी स्पॉन्सर इन माई वीजा एप्लीकेशन। अगर फाइनेंस दिखाना है तो ही स्पॉन्सर्स आएगा। मुझे फाइनेंस दिखाना है तो फिर मेरे स्पॉन्सर्स कौन कौन बन सकेंगे? पहले हम लेंगे पेरेंट्स को। पेरेंट्स के अलावा आप ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर रियल अंकल और आंटी, अंकल आंटी कोई भी चलेंगे, मैटरनल या पैटर्नल, ठीक है, आपके मदर के साइड से हो या फादर के साइड से, दोनों रियल अंकल आंटी आपको चलेंगे। ये जो 3 लोग हैं वो आपके स्पॉन्सर्स बन सकते हैं। और याद रहे, वी सजेस्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है, मगर हम लोग चाहेंगे कि 3 स्पॉन्सर से ज्यादा आपके एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स में दोनों है, मदर और फादर, तो आप कोई एक को और ले सकते हो। अगर पेरेंट्स में सिर्फ फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर आप 2 और ऐड कर सकते हो, मगर मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम माई स्पॉन्सर्स। जो मेरे स्पॉन्सर है वो क्या क्या उनको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप पेरेंट्स के अलावा बाहर को कोई भी सिलेक्ट करते हो तो आप उनको बताओगे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो पहले तो मुझे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर हो तो। ये मैंने क्यों इफ एनी लिखा है? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है सो बट ऑब्वियस है, उनका कोई हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड नहीं हो, अभी वो रिटायर्ड हो, तो रिटायर होंगे तो चलेगा, मगर अगर एम्प्लॉयमेंट उनका कंटिन्यू है तो एम्प्लॉयमेंट मुझे चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स लास्ट 3 years के, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम इनकम टैक्स रिटर्न्स के बगैर स्पॉन्सर्स को नहीं ले सकते। एविडेंसेस टू प्रूव रिलेशनशिप विद कैंडिडेट। आपने बता दिया कि मेरे मामा है, ऐसे नहीं चलेगा, हमें डॉक्यूमेंट से प्रूव करना पड़ेगा कि रियल में आपके मामा है। तो डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइन हम आपको यहाँ से देंगे, बट एविडेंसेस आर कंपलसरी। उसके अलावा मुझे सोर्सेस चाहिए, वो जो भी फंड दिखा रहे हो, आपके लिए 1 लाख दिखा रहे हैं, 10 लाख दिखा रहे हैं, जो भी है उसके लिए मुझे फंड में कौन कौन से सोर्सेस चलेंगे। उनका सेविंग अकाउंट चलेगा, मस्ट बी विथ नेशनलाइज बैंक और इंटरनेशनल बैंक्स, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक नहीं चलेगी। फिक्स डिपॉजिट सेम कंडीशंस विद द बैंक, नेशनलाइज इंटरनेशनल चलेगी मगर कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं चलेगा। PF और PPF और पोस्ट इन्वेस्टमेंट, मगर पोस्ट इन्वेस्टमेंट में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट लॉकिंग पीरियड, ये बहुत जरूरी है।
कई बार पोस्ट इन्वेस्टमेंट लॉकिंग पीरियड में होते हैं, आपको ऐसे ही फंड दिखाना है जिसको आप तुरंत यूज कर सकते हो. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेस. उसके अलावा कुछ अगर और है तो हम लोग केस टू केस यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि चलो स्पॉन्सर्स मैंने फाइल तो रख दी, मगर कैन आई वर्क पार्ट टाइम? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा, मैं क्या अर्न करूंगा क्या नहीं. तो इसके लिए जरूरी है बिकॉज आप एटलीस्ट समझ पाए कि आपके एक्सपेंडिचर्स आप वहां पे कैसे कवर करेंगे. तो यू कैन वर्क पार्ट टाइम डेफिनेटली. एंड कितना काम कर पाओगे? 20 आवर्स पर वीक जब आपकी कॉलेज की स्टडीज चालू होगी, और 40 आवर्स पर वीक जब आपका कॉलेज का वैकेशन होगा. अब स्टूडेंट्स हो सके तो पेपर पे लिखिए, आपका अगर 1 साल का एजुकेशन है 12 महीने का, तो उसमें से आपको कॉलेज में जाना है 8 महीने और 4 महीने आपका वैकेशन रहेगा. ठीक है, तो इन जनरल आप कितना कमा पाओगे? 1 कलाक का आप 1 आवर का तकरीबन जो पेमेंट होता है वो 11 से लेकर 14 आवर्स $14 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड दैट इन विच यू आर. सो 11 से लेकर $14 तक आप 1 घंटे का कमा सकते हो. इट इज अ जनरल अर्निंग फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स. सो पार्ट टाइम वर्क में अगर आपने फर्स्ट करिए कि मैंने अभी $12 या फिर मैं $13 पकड़ के चलती हूँ, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि 13 तक तो हो जाता है. सो 13 से लेकर 1 वीक मतलब आपके लिए 20 घंटे हो गए. 20 घंटे में आप जो टोटल ये अर्न करोगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, बिकॉज 1 महीने में कितने वीक्स रहेंगे? 4. तो ये आपका अर्निंग हो गया पर मंथ का. ऐसा अर्निंग आपको काउंट करना है 8 मंथ्स के लिए. ठीक है, और जब आप 40 आवर्स कंसीडर करते हो तो 30 इंटू 14 ले लीजिए, दैट इज फॉर पर वीक. जो भी आपका अर्निंग आता है उसको मल्टीप्लाई 4 कीजिए तो 1 महीने का आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए तो ये आप 4 महीने का आ जाएगा. और ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपका 1 साल का टोटल अर्निंग होगा. सो इन जनरल अभी तक का जो रिव्यू है, अभी तक का जो फीडबैक है स्टूडेंट्स का इतने सालों से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि तकरीबन वहां पे पहुंचने के बाद में 1 से 1.5 महीने में या फिर मैक्सिमम 2 महीने में आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है. एंड दिस इज अ फैक्ट इंफॉर्मेशन. सेकेंड थिंग इज दैट आपका खर्चा तो आपका आराम से निकल ही जाएगा वहां पे, इनफैक्ट सेविंग भी होगा. और नेक्स्ट ईयर की अगर फीस आपको भरनी रहेगी, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो वो फीस आएगी 6 महीने की भरनी, बिकॉज 1 साल की तो आपको यहाँ से भरनी है. सेकेंड ईयर की फीस आएगी 6 महीने में. सो अब 6 महीने की फीस तकरीबन स्टूडेंट्स खुद ही भर देते हैं. कभी अगर जरूरत पड़ी तो 20-25% पेरेंट्स से मंगवा सकते हैं. और 4th सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स को बोलेगा कि मेरी फीस पे कीजिए. वो लोग इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है दैट दे कैन जस्ट कंप्लीट देयर फीस. ठीक है, तो ये हो गया कि पार्ट टाइम आप कितना काम कर सकते हो और कितना कमा सकते हो. अब हो गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, कैन आई गेट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट? इट इज अ गुड बेसिकली थिंग्स, क्या मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगी? एंड इन जनरल स्टूडेंट्स नो दैट इट इज यस. पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? अगर आपने 1 साल का प्रोग्राम लिया है तो वर्क परमिट मिलेगी 1 साल की. अगर आपने 2 या फिर उससे ज्यादा प्रोग्राम दिया हुआ है तो फिर आपको स्टडी वर्क परमिट मिलेगी 3 साल तक. ठीक है, तो ये आपका रहेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के रूल्स. उसके बाद में आप जब भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ड्यूरेशन में हो, उसके बाद में अगर आपको पीआर के लिए एप्लीकेशन करनी है, देन व्हाट प्रोसीजर डू यू नीड टू फॉलो टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर पीआर? सो पीआर के लिए पहली चीज आपको चाहिए कि आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए. सो पहले आपको ये सिक्योर करना है. उसके बाद में जो भी स्टेट में हो उसकी पॉइंट्स ग्रिड रहेगी. पॉइंट ग्रेड मतलब कई स्टेट में 60 पॉइंट्स की ग्रेड होती है, कई स्टेट में 67 की होती है, कई में 49 की होती है. सो अलग अलग स्टेट्स का होता है. ये हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे वंस यू गेट योर वीजा. सो ये हमारा आता है पोस्ट वीजा सेशन में. उसका पॉइंट्स आपको अचीव करने रहेंगे और उसके बाद में आपको पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करके वेट करना है आउटकम का. यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि एट प्रेजेंट नोवा स्कोशिया करके एक स्टेट है, ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, सस्केचुआन है, ये पॉपुलर है फॉर गेटिंग पीआर फास्टर. सो 4 स्टेट, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट्स में नहीं होता, क्यूबेक भी अच्छा है, ओंटारियो भी अच्छा है, मगर ये 4 में थोड़ा सा इजी प्रोसेस है. सो ये रहेगा आपके लिए पीआर के ऑप्शन. पीआर में स्टूडेंट्स ऐसा है कि वंस यू गेट योर वीजा वी अगेन हैव वन सेशन. ये सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपके वीजा की प्रोसेस चलती रहेगी, तो किस तरह से आपके पीआर आपके लिए इजी रहेगा, कौन से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो ये थोड़ा डिटेल में होगा कि जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कि ब्लैंक वहां पे पहुंच जाओ
और जैसे आपको अपने सीनियर्स वगैरह गाइड करे होते रहो, हम लोग यहाँ से आपको हेल्प उसके लिए पूरी करेंगे. इनफैक्ट जब आपको वीजा की एप्लीकेशन, PR वीजा की एप्लीकेशन सबमिशन करनी हो, you can contact us and we just give you the assistantship for that. So do not worry about it. एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैं मैरिड हूँ और मुझे अपने स्पाउस को एकम्पनी कराना है, कैन माई स्पाउस एकम्पनी इन फ्यूचर? डेफिनेटली इट इज यस. आपके स्पाउस आपको फ्यूचर में एकम्पनी कर सकते हैं. सो ऐसे स्पाउस जिसके पास वैलिड स्टडी परमिट हो फुल टाइम प्रोग्राम के लिए, और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट मतलब DLI इंस्टीट्यूट होती है, और वो इंस्टीट्यूट की अगर आपके पास परमिट है, जो सारी कॉलेजेस है, जो मोस्ट वाली आपको जहां से भी हम लोग वीजा कराएंगे वो DLI ही होगा. तो अगर आपके पास उसका वैलिड वीजा है तो आपका जो स्पाउस है वो ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन कर सकता है. एंड लेट मी टेल यू, स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम मतलब 40 इयर्स अ वीक. आप लोग भले 20 इयर्स काम करो, आपके स्पाउस होते हैं वो 40 इयर्स अ वीक काम कर सकते हैं. तो जितना भी वो अर्न कर दे, यू कैन जस्ट बेसिकली सेव दैट मनी. ठीक है. उसके बाद में, कैन डिपेंडेंट चिल्ड्रन एकम्पनी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? आप गए, आपके पास आपका डिपेंडेंट चाइल्ड भी है या चिल्ड्रन है, तो डेफिनेटली यस, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपको एकम्पनी कर भी सकते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. दूसरी चीज ये है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अगर वहां पे स्टडी करनी है, देन यू डू नॉट नीड एनी कैनेडियन स्टडी परमिट फॉर अ चाइल्ड. उसके लिए, उनके लिए आपको स्टडी परमिट अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन के वीजा के ऊपर है एंड दे कैन स्टडी वेरी वेल. ठीक है. अभी कुछ मिथ्स देखेंगे. मिथ्स का मतलब क्या है? कई लोग मेरे पास आते हैं एंड आई नो दैट के बहुत सारी चीजें मार्केट में इधर उधर घूम रही है, बिकॉज सिंपल जो वीजाज होते हैं वो तो हर किसी से हो जाते हैं, मगर ऐसे जो टिपिकल केसेस है कि जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैम मैंने बैचलर प्रोग्राम कर लिया है, नाउ आई कैन नॉट स्टडी डिप्लोमा प्रोग्राम आफ्टर माई बैचलर एजुकेशन. नो, इट इज नॉट फैक्ट. आपने बैचलर कंप्लीट करके रखा हुआ है, इन अ स्पान ऑफ 1 ईयर इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इन कनाडा, आप डिप्लोमा प्रोग्राम आराम से ले सकते हो. इनफैक्ट हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को कराया हुआ है जिनका बैचलर के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस था एंड स्टिल ही हैज गॉन ऑन द बेस ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम. मगर उसके लिए काफी चीजों की केयर करनी पड़ती है, बिकॉज ये सीधा केस नहीं होता. उसके लिए हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट किया जाए, कि जिसकी वजह से हम लोग केस ऑफिसर को कन्विंस कर सके कि ये जो बंदा जा रहा है रियली बेसिकली दिस प्रोग्राम विल एड द वैल्यू इन द करंट सिचुएशन, ये उनके काम में आएगा फ्यूचर में, तो फिर वीजा मिलने के पूरे चांसेस होते हैं. सेकेंड, आई कैन नॉट ऑब्टेन स्टडी परमिट इफ आई हैव मोर देन 5 years ऑफ गैप आफ्टर माई डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री. 5 साल का गैप जनरली SDS में रखा गया है, मगर आप मास्टर डिग्री के बाद में भी अगर 12 साल का गैप लेकर आएंगे, वी हैव स्टूडेंट्स की जिनका वीजा आराम से हो चुका है. अगेन द सेम थिंग, कोर्स में हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है एंड इन दैट जनरली वी आर गिविंग अवर बेस्ट पार्ट कि आपको ये अच्छे से अच्छा कोर्स मिल जाए कि जिसकी वजह से आपके वीजा में ये दिक्कत ना हो. सो गैप की वजह से वीजा रिजेक्ट होता है, ये चीज नहीं है. एक और मीथ है, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर स्टडी परमिट इफ आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री. नहीं, हमारे पास मास्टर डिग्री के बाद में आप फिर से मास्टर डिग्री ले सकते हो, आप PG प्रोग्राम भी लिख सकते हो. हाँ, हम लोग डिप्लोमा सजेस्ट नहीं करते, बट PG और मास्टर्स प्रोग्राम यू कैन डेफिनेटली गो, और मास्टर के बाद में भी आपका वीजा हो सकता है. फोर्थ इज, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर PG प्रोग्राम्स आफ्टर माई मास्टर डिग्री. नहीं, ऐसा नहीं है. इसके लिए मैं लेटर ऑन स्टेज में आपको 2-3 केस स्टडीज भी बताऊंगी कि जहाँ पे कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन भी हम लोगों ने वीजा उनके क्लियर कराए हुए हैं. अब वीजा क्लियर कराने में काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कोर्स सिलेक्शन है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी. करियर मेकर्स आपको किस तरह से हेल्प कर पाएगा. Why do you need to choose career makers as your consultant for Canada study permit application? So पहली चीज हमारी रहेगी वो काउंसिल हमारा होगा डिमांडिंग कोर्सेज से, because we are also immigration consultant. So we know that कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी डिमांड है, कौन से ऑक्यूपेशंस को वहां पे जॉब जल्दी से मिल जाती है, हम उसी तरीके से स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं. डेफिनेटली हमारा सिर्फ सजेशन रहता है, फाइनल कॉल हमेशा स्टूडेंट्स का ही रहेगा. सो डू नॉट वरी, हम किसी को कभी फोर्स नहीं करते, बट वी आर गिविंग बेस्ट पॉसिबल काउंसलिंग टू अवर स्टूडेंट्स. उसके अलावा आपके पास गाइडेंस आएगा कि कौन सा स्टेट आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपके
फील्ड रिलेटेड जॉब आपको इजीली मिल जाए और इन द लास्ट जॉब मिल जाएगी तो आपको पीआर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो लोग वहां पे स्टूडेंट वीजा पे है उनके लिए इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम करके एक अलग स्ट्रीम चलता है. यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट स्ट्रीम और उसमें आपका पीआर काफी जल्दी से हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो हमारे ओनर्स या फिर हमारे वेरी एक्सपर्ट काउंसलर्स ही प्रिपेयर करेंगे, ज्यादातर तो ओनर ही करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये कोर्स आपने क्यों लिया है, टेक्निकल आप उसमें क्या स्टडी करोगे, आपको फ्यूचर बेनिफिट्स उसके क्या होंगे, और ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि आपके आइल्स में या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके राइटिंग का स्कोर क्या है. अगर फर्स्ट करिए कि आपका राइटिंग का स्कोर 6 है और मैंने एसओपी बना दिया है 8 बैंड के लेवल का, बिकॉज अच्छे से अच्छा एसओपी हम लोग बना सकते हैं. सो केस ऑफिसर को हमेशा डाउट रहेगा कि ये बंदे का राइटिंग का कैपेसिटी सिर्फ 6 बैंड्स का है, तो इतना अच्छा एसओपी उसने खुद नहीं बनाया है. सेकेंड थिंग इज आपका 7 7.5 का लेवल है राइटिंग का, तो एसओपी हम कभी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बता सकते, हम लोग उसके लिए 7.5 बैंड्स की लैंग्वेज यूज करके ही करेंगे. सो इट इज अ प्लस पॉइंट. एसओपी वाई इट इज नेसेसरी. एसओपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. आप जब फाइल रखेंगे यू विल नॉट बी देयर इन अ कॉन्सुलेट. आपका कॉन्सुलेट जो ऑफिसर होगा वो ये पढ़ के समझ जाएगा कि कैंडिडेट की ये कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और ये भी समझेगा कि कैंडिडेट फुल्ली अवेयर है कि उसको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स इसके होंगे. उसके अलावा वी हैव अ रेंज ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन ऑल स्टेट्स. आपको कहीं भी कोई भी स्टेट में जाना है, जो भी डीएलआई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए उसमें से ऑलमोस्ट सारी इंस्टीट्यूट हमारे पास है. सो यू विल जस्ट गेट एम्पल ऑप्शंस. बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के. उसके अलावा वी आर असिस्टिंग अवर स्टूडेंट्स इन सबमिटिंग एप्लीकेशंस फॉर पीआर एज वेल. स्टूडेंट वीजा की तो करनी ही है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब आप पीआर में भी स्टकअप हो जाओगे, अगर आपको कुछ चाहिए हम यहाँ से आपको असिस्टेंटशिप देंगे. इसके लिए हम लोग कोई पेमेंट हमारे स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. पोस्ट वीजा सेशन रहेगा आपकी स्टडी परमिट के लिए. एक बार आपने स्टडी परमिट आ गई, उसके बाद में क्या क्या आपको चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, तो इससे क्या होगा, आपका जो पेनिट्रेशन है कनाडा में वो काफी हद तक इजी हो जाएगा. ऐसा नहीं कि आपने कुछ नॉलेज ही नहीं लिया है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको काफी सारी चीजें पता होगी कि जिसकी वजह से आपका जो स्टे है वो इजी हो जाएगा. अकोमोडेशन असिस्टेंटशिप इवन विथ रीजनल स्टूडेंट्स, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स थोड़े चूजी भी होते हैं कि अगर मैं गुजरात से हूँ या फिर मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे यहीं के स्टूडेंट्स चाहिए. We are giving assistantship for accommodation and particularly to those कि जिन्होंने सिर्फ 12th कंप्लीट किया यहाँ पे, because parents I know that कि they are concerned. कई गर्ल कैंडिडेट्स के भी पेरेंट्स काफी कंसर्न होते हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ से अकोमोडेशन, एक बार आपका वीजा आ जाता है, विल गिव अवर फुल एनर्जी एंड वी आर गिविंग यू असिस्टेंटशिप फॉर दैट, कि जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है उनको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हम लोग ये केस स्टडी देखते हैं. ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने उनकी प्रोफाइल इतनी इजी नहीं थी, वेर वी हैव गॉट द वीजा सक्सेसफुली. ये विशब जोग्यानी है. विशब जोग्यानी जो है उनका बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी कंप्लीट हुआ था 2012 में. बैकलॉग्स 8 से ज्यादा था, तकरीबन 10. गैप आफ्टर स्टडीज उनका 8 साल का था. 8 साल उन्होंने फिजियोथेरापी फील्ड में काम किया था, मगर हम लोगों ने प्रोग्राम दिलवाया था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन लैम्पटन कॉलेज, एंड द प्रोग्राम लेवल इज पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर बैचलर 8 years एक्सपीरियंस. अब ये जो प्रोग्राम है क्यों फिजियोथेरापी से डाइवर्ट किया हुआ है, बिकॉज इसमें ऑप्शंस जॉब के बहुत सारे हैं, पेमेंट भी काफी अच्छा है. एंड इनका ईमेल भी आया था मेरे ऊपर थोड़े महीनों के पहले कि मैम अभी मेरा 2nd ईयर तो चालू अभी होगा, मगर मेरी जॉब है वो सिक्योर हो चुकी है मेरी ही फील्ड में. एंड ही इज एब्सोल्युटली हैप्पी, क्योंकि अगर आपकी जॉब आपकी फील्ड में ही हो गई है, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ में अच्छा काम करोगे, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद में वो ही एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम ऑफर कर सकता है, और वो जॉब ऑफर के बेसिस पे आप अपने वीजा की फाइल पीआर के लिए आराम से रख सकते हो. सेकेंड केस स्टडीज अबाउट विशाल दामोर. ये विशाल दामोर करके जो स्टूडेंट है, उन्होंने 12th किया था 2017 में, 3 साल पहले. एक रिफ्यूजल भी आया था पहले, बैंड्स भी 6 बैंड्स ईच में नहीं थे, फिर भी वीजा उनका हो चुका है यहाँ पे सेंट क्लेयर कॉलेज में. ये केस स्टडी 3 है, लव प्रजापति की, वेरी इंटरेस्टिंग. बैचलर और मास्टर सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करके रखा हुआ है.
मगर सिलेक्शन जो हमने स्टडी का किया था, बिकॉज मास्टर भी हो चुका है, even he was working as a construction project manager and he worked around for 3 to 4 years here. So masters के बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस. तो हमने सिलेक्शन किया था पीजी इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, इट एड्स वैल्यू, और उसके बेसिस पे उसको काफी जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जा रहे थे. सो 1 ही साल का पीजी का प्रोग्राम है, उनका खत्म होने को है, एंड इवन ही इज डूइंग द जॉब इन द सिविल फील्ड ओनली. सो दिस आर द बेसिकली फ्यू केसेस वेयर यू कैन से दैट कि कुछ अलग अलग चीजें होने के बावजूद भी वेर यू फील दैट कि मास्टर्स है, मेरा गैप है, नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं. यू कैन जस्ट विजिट करियर मेकर्स. कई बार लोगों के ऐसे भी होते हैं 6.5 बैंड्स आ गए, 7 बैंड्स आ गए, सारे में 6 है, फिर भी मेरा रिजेक्शन आया हुआ है. कम एंड मीट अस, विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट. बिकॉज जब आप वीजा के लिए फाइल रखते हो स्टूडेंट्स, तो हर एक इंटेक में कोटा उनका फिक्स रहता है. जरा चलिए फर्स्ट करिए कि मुझे सितंबर में आपको कनाडा कॉन्सुलेट को टोटल 60,000 वीजाज देने हैं, मगर फाइल्स गई है 2 लाख. सो 2 लाख में ऑलमोस्ट सारे लोगों के 6 बैंड इच में तो होते ही है. तो फाइल में केयर करनी पड़ती है कि जिसकी वजह से आपके वीजा आने के चांसेस 99.99% बन जाए. और उसके लिए हम वीजा फाइल में फॉर्म्स में एक भी भूल नहीं छोड़ते, नो ह्यूमन एरर्स. वी आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. अगर आपको यहाँ पे बैठ के देखना है कि मेरे फॉर्म्स में क्या लिखा हुआ, यू कैन सी दैट एंड द सेम फॉर्म विल बी अपलोडेड. सो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई जगह से आते हैं, मैं नाम नहीं दूंगी कंसल्टेंसी का, मगर सिर्फ काउंसलर फॉर्म्स रख देती है, कई बार गड़बड़ी हो जाती है. तो ये गड़बड़ी फॉर्म्स की होने से वजह से ही आपको वीजा के रिजेक्शन आ जाते हैं. सो भले आपका एकेडमिक स्ट्रांग हो, आपका आईएलटीएस में 6 बिट्स आ चुके हैं, फिर भी आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा कि वीजा के रिजेक्शन होते हैं. एक मेजर थिंग ये भी होता है कि एसओपी क्लियर नहीं होता. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको सारी चीजें क्लियर करनी है. केस ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये स्टडी आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, क्यों आगे जा रहे हो. सो दिस ऑल द थिंग्स वी आर टेकिंग ग्रेट केयर. ठीक है, अब ये चीज आपको मैं बताऊंगी कि मुझे हमें फर्दर कांटेक्ट कैसे करना है. अगर स्टूडेंट्स आप अहमदाबाद के हो तो ये एक नंबर है, आई वुड प्रीफर कि हो सके तो, और आनंद के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नंबर को सेव करें. दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, आप हाई करके अपना नाम वहां पे छोड़ सकते हो. क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर मेकिंग वन ग्रुप. ये ग्रुप में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे. अपडेट्स फॉर व्हाट, नॉट ओनली आवर वीजाज, बट जैसे जनवरी 21 में ऑलरेडी यू नो दैट कि ऑफर लेटर्स के लिए प्रोसेस चालू हो चुकी है. सो जनवरी 21 में कौन से कॉलेज में कौन से प्रोग्राम्स है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी कॉलेज अभी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी. So I would prefer take 2 minutes. आप ये नंबर्स अहमदाबाद के हो तो अहमदाबाद वाले वो नंबर, और आनंद वाले तो ये नंबर, प्लीज उसको सेव कीजिए. दोनों नंबर पे व्हाट्सएप चालू है. आप उस व्हाट्सएप पे हाई करके अपना नाम भेज दीजिए. अगर आप अपना नाम भेजते हैं तो आपको काफी चीजें लेटेस्ट अपडेट यहाँ से आती रहेगी. और अपडेट कई बार सिर्फ कनाडा की नहीं आती, हम लोग और भी अपडेट्स आपको सेंड करते रहते हैं. जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड है, यूके है. बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो लाइफ में सोचते हैं वो प्लान ए वर्कआउट ना हो, तो ऐसा नहीं कि लाइफ का कुछ भी नहीं होगा. वी कैन ऑल्सो हैव प्लान बी, प्लान सी. आप लोग न्यूजीलैंड सिलेक्ट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो, यूके कर सकते हो. दीज आर द कंट्रीज वेर यू हैव इमिग्रेशन ऑप्शंस. कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारा लास्ट यूके का वेबिनार सुना होगा. तो यूके के वेबिनार में भी हम लोगों ने क्लियर किया था कि किस तरह से आप लोग पीआर तक पहुंच सकते हो, टायर 2 से लेकर टायर 4. उसी तरह जैसे हमारे नेक्स्ट वेबिनार भी होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आएंगे, न्यूजीलैंड के लिए आएंगे. फिर आप स्टडी करने के लिए जाते हो तो फिर कैसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहेगी, कैसे आपके पीआर के ऑप्शंस रहेंगे. सो फर्स्ट करो कि कनाडा में बात नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ you are not eligible to apply in any college or university because of your academics, because of your IELTS, या फिर सबमिशन किया मगर रिजेक्शन आया है. चलो उसके अलावा और भी ऑप्शंस आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, नाउ आई वुड थिंक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस. अगर आपको लगता